हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ गेस्टाल्ट सिद्धांत के भाग 2 को लेकर के। इससे पहले हमने इस सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को पढ़ा था और आज हम इस सिद्धांत के अंतर्गत कॉलर का प्रयोग पढ़ेंगे और साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसके अंतर्गत ये सिद्धांत उपस्थित है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए हम इस सिद्धांत को शुरू करते हैं। देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत एक ऐसी परिस्थिति, ये चित्र मैंने आपके लिए पहले से बना दिया है ताकि समय बर्बाद ना हो। कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें जो समस्या हो वो समस्या पूर्ण रूप से हो, यानी पूर्वाकार में हो। ठीक है, अगर आधी समस्या होगी तो व्यक्ति उस पर कार्य नहीं करेगा और कार्य नहीं करेगा तो इस सिद्धांत को दर्शाया नहीं जा सकता। देखिए, एक व्यक्ति है जो बहुत ही घने जंगल जो उसके आसपास है और जंगल में से एक रास्ता है, उस रास्ते में से होकर के वो व्यक्ति गुजर रहा है। अब वो व्यक्ति उस रास्ते में से होकर के गुजरता है तो आसपास दोनों साइड बहुत ही जंगल है। जैसे ही वो रास्ते से हटता है तो उसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, उसकी जान भी जा सकती है, जंगली जीव उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो रास्ता केवल उसके लिए सेफ है। अब देखिए, ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति देखता है कि सामने रास्ते पर से एक शेर आ रहा है जो बहुत ही दिनों से क्या है, भूखा है। ये जो शेर है ये बहुत दिनों से भूखा है और इसने देखा है कि एक व्यक्ति आ रहा है तो ये शेर इसको खा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भूखा है और भूखा शेर अगर व्यक्ति को देखता है तो उसको खाने की सोचेगा। तो उसी समय ये समस्या है, ये जो मनुष्य है उसके सामने ये जो शेर है ये क्या है, ये एक समस्या है। और समस्या जो है वो समग्र रूप से है, यानी बहुत पूर्ण रूप से ये एक समस्या है कि दूसरी इसके अंतर्गत कोई भी परिस्थिति नहीं है कि इससे बचा जा सकता है। तो पूर्ण रूप से समस्या है, पूर्वाकार ये समस्या है। अब इस समस्या से बचने के लिए जैसे ही व्यक्ति भयभीत होता है तो भयभीत होने के दौरान या बहुत ज्यादा समस्या या पूर्ण रूप से समस्या देखने के बाद व्यक्ति के अंतर्गत सूझ उत्पन्न होती है। सूझ होती है मन के अंदर से उठने वाले विचार। उसके अंतर्गत सूझ उत्पन्न होती है कि सामने से शेर आ रहा है और वो निश्चित रूप से मुझे खाएगा। अगर मुझे बचना है, जंगल में जाऊंगा तो वैसे जानवरों से खाए जाऊं, अगर बचना है तो बीच में ये जो पेड़ है जल्दी से दौड़ करके और इस पेड़ पर चढ़ा जाए तो मैं बच सकता हूं, और अगर मैं पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा तो निश्चित रूप से 100% ये शेर मुझे खा जाएगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति में सूझ आई कि जा करके ये इस पेड़ पर चढ़ जाए, जबकि इसको पता है कि जिंदगी में कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा है। जब पेड़ पर नहीं चढ़ा है तो ये व्यक्ति इस पेड़ पर कैसे चढ़ेगा। तो इसके मन में विचार आया कि कभी इस पेड़ पर चढ़े तो नहीं है, इस पे या किसी भी पेड़ पर चढ़े नहीं है, लेकिन अगर जल्दी से दौड़ करके चढ़ा जाए तो ही बचा जा सकता है। अगर चढ़ गया तो बच जाऊंगा और नहीं चढ़ा तो वैसे भी मुझे शेर खाएगा। तो ये व्यक्ति फटाफट दौड़ करके जाता है और फट से झट से इस पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही इस पेड़ पर चढ़ जाता है तो ये ऊपर वाली टहनी पर चला जाता है और ऊपर वाली टहनी पर पहुंचते ही इसके मुंह से निकलता है आहा। इसके मुंह से क्या निकलता है? आहा। ठीक है, आहा क्यों निकला कि समग्र रूप से जो समस्या थी उस समस्या को सूझ के दौरान, अंतर्दृष्टि की आवाज के दौरान इसने इस समस्या को हल कर लिया और अपना बचाव कर लिया, जो कि नामुमकिन था उसके लिए क्योंकि वो कभी पेड़ पर चढ़ा ही नहीं था। तो इस दौरान समस्या से जब बच लिया जाता है तो व्यक्ति के मुंह से आहा निकला और इसी आहा को कहते हैं आहा अनुभव। कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया, उस कार्य के करने पर
कोई भी समस्या होती है वो आपकी हल हो जाती है, या उस कार्य के करने पर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो आपके मुंह से आहा निकलता है, इसी को कहा जाता है आहा अनुभव। ठीक है, अब आहा अनुभव जो इस व्यक्ति के अंदर से निकला वो इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। अब देखिए पूर्व ज्ञान, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य जब करता है तो वो पूर्व ज्ञान अगर उसको उस कार्य का होता है तो उस काम को जल्दी करता। अगर इस व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, ठीक है, अगर आता था तो ये 100% होता कि मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन इसको नहीं आता था फिर भी ये चढ़ गया। अगर पूर्व ज्ञान हमारे पास किसी कार्य का पहले से होता है तो हम उस काम को जल्दी कर लेते। ठीक है, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ अंतर्दृष्टि का इसलिए कि अचानक से हमारे मन में समस्या देख करके कोई भी विचार आता है उस समस्या को हल करने का, तो उसे कहते हैं सूझ अंतर्दृष्टि, यानी अंतर की दृष्टि से। आहा अनुभव, ये मैंने आपको बताया है। और व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, पहले पूर्व ज्ञान लिया जाता है कि क्या उसको चढ़ने के लिए पूर्व ज्ञान है, नहीं है, तो उसके अंतर्गत एक सूझ उत्पन्न होती है कि चढ़ा जाए, और चढ़ने के बाद जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो आहा अनुभव की अनुभूति होती है, और आहा अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जो कि एक अधिगम है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा कि पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है, पहले आता नहीं था तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, जो कि एक अधिगम है, सीखना है। ठीक है, तो ये क्रम से चलते हैं। पहले किसी काम का पूर्व ज्ञान होता है, नहीं होता है तो सूझ या अंतर्दृष्टि का ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर आहा अनुभव और फिर व्यवहार में परिवर्तन। देखिए उपरोक्त आरेख के अनुसार गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर पैदा होने वाली सूझ या अंतर्दृष्टि के कारण व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तथा परिवर्तन तभी संभव होता है जब समस्या या परिस्थिति समग्र रूप में होती है। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को सूझ अंतर्दृष्टि समग्रता का पूर्वाकार का सिद्धांत कहते हैं। देखिए इन्होंने कहा है लेकिन जो समस्या है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। देखिए एक बच्चा है जो गणित में बहुत ही कमजोर है, ठीक है, उसको विषय लेने हैं, विषय लेने के दौरान उसको कहा गया है कि आप चाहे विज्ञान लो चाहे हिंदी लो, लेकिन गणित आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जो कि उसकी बहुत बड़ी समस्या है। अब उसने बोल दिया कि मेरे को और कोई विषय दे दो लेकिन गणित मत दो, लेकिन उसके सामने परिस्थिति यही है कि कोई भी विषय लेगा तो उसके साथ उसको गणित लेना पड़ेगा, तो वो समस्या पूर्ण रूप से उसके सामने आ गई। अब पूर्ण रूप से आई है तभी तो वो गणित पढ़ेगा, तभी तो समस्या का हल करेगा। जब वो समस्या पूर्ण रूप से आएगी नहीं तो व्यक्ति उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो सूझ के लिए पूर्व रूप से या पूर्ण रूप से या समग्र रूप से समस्या का होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए हम कोहलर के प्रयोग को पढ़ते हैं। कोहलर के प्रयोग के लिए आपको इसमें 2-3 चित्र की आवश्यकता है। 2-3 चित्र मैं इसके बना देती हूँ आपके लिए, जो कि एक जो सुल्तान था, सुल्तान, तो देखिए जो सुल्तान पर प्रयोग किया था उसको डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। पहले पढ़ लेते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक वन मानुष पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद स्पष्ट किया कि सुल्तान प्रत्येक अगली परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों का उपयोग कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों में अधिगम को प्राप्त कर लेता है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगी कि पहली बार वन मानुष को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ठीक है, वन मानुष को एक कमरे के अंतर्गत बंद कर दिया गया और ऊपर एक रस्सी से केले लटका दिए गए और वहां पर एक छड़ी रख दी गई। ठीक है, दूसरी बार में उसी बंद कमरे में उस केले को थोड़ी ऊंचाई पे लटका दिया गया और 2 छड़ी
डाल दी गई। तीसरी बार केले को थोड़ा नीचा लटकाया गया और वहां पर एक डब्बा रख दिया गया। चौथी बार केले को थोड़ा ऊंचा लटकाया गया और 2 डब्बे रख दिए गए। और 5वीं बार वन मानुस के साथ यानी सुल्तान के साथ उसके कुछ साथियों को छोड़ दिया गया। ये सुल्तान है और ये जो है ये इसके साथी। ठीक है। अब इन 5 परिस्थितियों में, ये 5 परिस्थितियां हैं। सबसे पहले छड़ी एक थी और यहां पर जो सुल्तान था ये थोड़ी नीचे करके रस्सी लटकाई गई थी जिसमें केले का गुच्छा डाला गया। अब कई देर तक जब वो भूखा नहीं था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब उसको भूख लगी उसको दिखा कि केला जो है, अच्छा ये बताइए कि केला ही क्यों लटकाया गया? क्योंकि आपको पता है जो बंदर होते हैं, जो जंगली जीव होते हैं, ठीक है, और मनुष्य जो कि वानरों से ही उसकी पीढ़ियां बनती आई हैं, तो उसको केले बहुत पसंद है। तो उसको पता है खाने की चीज है, तो बार बार उछल कूद करने के बाद उसको जब केले की प्राप्ति नहीं तो उसने डंडा लिया और डंडे से मार करके केले का गुच्छा प्राप्त कर लिया और भोजन कर लिया। ठीक है। दूसरी परिस्थिति में क्या किया, केले को थोड़ा ऊंचा लटका दिया गया और 2 छड़ियां यहाँ पर रख दी गई। तो उसने क्या किया, उसको पहले वाला जो अनुभव था, एक छड़ी वाला सूझ जो थे उसकी उत्पन्न हुई कि ये जो छड़ी है ये केले को लेने के लिए काम में आएगी, और 2 है तो 2 छड़ियों के द्वारा उसने केले की प्राप्ति कर ली। और छड़ी की द्वारा जो केले की प्राप्ति की थी वो पूर्व ज्ञान से आई थी। ठीक है। तो तीसरी बार क्या किया कि केला थोड़ा निचाई पे लटका दिया गया और एक बॉक्स वहां पर रख दिया गया। बॉक्स वहां पर रख दिया गया तो उसने कई देर तक अभ्यास करने के बाद नहीं मिला तो उसने बॉक्स यहाँ नीचे खिसकाया और नीचे खिसका करके केले को प्राप्त कर लिया। अब केला अधिक ऊंचाई पर लटकाया गया और 2 डिब्बे रखे गए। कई बार मशक्कत करने के बाद उसको याद आया कि डिब्बे पे चढ़ के अपन केला उतार सकते हैं, अपने पहले काम किया हुआ है। तो उसने एक डिब्बा रखा, उसको केला नहीं मिला तो उसने एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे के ऊपर रख दिया और ऊपर से उसने क्या किया, केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है। अगली परिस्थिति में सुल्तान के साथ कुछ उसके साथियों को छोड़ा गया जो कि इन पूर्व ज्ञान से एकदम अनभिज्ञ थे। उन्होंने इस पूर्व ज्ञान को नहीं लिया था और सुल्तान ये कार्य कर चुका था। तो जैसे ही उसको केला दिखा उसने कुछ ही सेकंडों में केले को प्राप्त कर लिया, जबकि उसके साथी केले को प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो ठीक है, ये सुल्तान पर किए गए 5 परिस्थितियों में अलग अलग प्रयोग हैं। अब हम देखेंगे कि G.W. आलपोर्ट कॉहलर के इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए G.W. आलपोर्ट ने ठीक है, G.W. आलपोर्ट ने भी प्रयोग किया। उन्होंने नर्सरी क्लास के 44 बालकों पर प्रयोग किया। जिनकी उम्र, ठीक है, इनको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हो सकेगा तो आप इस चीज को ब्रीफली लेना और मैं समझा दूंगी। वैसे जिनकी उम्र
18 माह से 48 माह तक थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक बंद कमरे में 18 माह से 48 माह तक के बच्चों को छोड़ दिया गया और इस बंद कमरे में विभिन्न ऊंचाइयों पर, अलग अलग ऊंचाइयों पर विभिन्न प्रकार के खिलौने लटका दिए और इन खिलौने के लटकाने पर उन बच्चों को कहा गया कि आपको इन खिलौनों को प्राप्त करना है। ठीक है, कमरे में ऊपर रस्सी से खिलौनों को ऊंचाई पर लटका दिया गया। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो बालक अधिक उम्र का है यानी बड़ा है, उसने खिलौनों को जल्दी प्राप्त किया और जो बच्चा उम्र में छोटा है उन बच्चों ने खिलौनों को लेट प्राप्त किया। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने क्या किया, एक के ऊपर एक चढ़ करके फटाफट से खिलौने ले लिए। क्यों, ये चीज क्यों हुई? क्योंकि अधिक उम्र में सूझ भी अधिक होती है और कम उम्र में सूझ विकसित नहीं होती। तो 44 बालकों पर प्रयोग किसने किया था? GW ऑलपोर्ट ने। उम्र कितनी? 18 माह से 48 माह तक। प्रयोग क्या था कि एक कमरे में छत से, जो ऊपर छत होती है, उस छत से रस्सी से विभिन्न प्रकार के खिलौने लटका दिए गए और उन 44 बच्चों को कहा गया कि आपको खिलौने प्राप्त करने हैं। तो जो बच्चा अधिक उम्र का था उसने ज्यादा खिलौने और जल्दी खिलौने प्राप्त किए और जो बच्चा कम उम्र का था उसने कम खिलौने और देर से प्राप्त किए। इससे क्या पता चलता है कि जो सूझ होती है वो उम्र के अनुसार ही विकसित होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का जो हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांत था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।